Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome students, all of you to this lecture on experimental and quasi-experimental research. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को। दोनों सिनोनिमस है टू एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस कि एक हमारे पास इसको हम कहते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है और एक हमारे पास क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि ट्रू एक्सपेरिमेंट की क्या खसूसियात होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारे पास क्या है कि इज़ मोस्ट साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड। ये हमारे पास जो रिसर्च मेथड की हायरार्की है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मेथड है, सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है, क्योंकि ये हमारे पास इसको हम कहते हैं ट्रू रिसर्च। और इसमें ट्रू रिसर्च के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी पाई जाती हैं। जिस तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो एसेंशियल फीचर्स है वो क्या है, मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है और साथ साथ में रैंडमाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो दैट्स मीन के बहुत हद तक हम अपने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को और स्टडी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम बेहतर बना सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि जी एक्सपेरिमेंटल हमारे पास एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर एक रिसर्च जब होता है तो हमें अपने वेरिएबल्स के ऊपर बहुत कंट्रोल होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ अ रिसर्च मेथड। इट इज़ डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल कंडीशन के अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आर कंसर्न्ड विद एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, where the independent variable is manipulated through treatment or intervention and the effect of those intervention is observed on the dependent variable। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं और उसका इफ़ेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर या आउटकम वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम चेंजेस करेंगे। सपोज़ कोई हम एक टीचिंग स्ट्रैटेजी हम लेते हैं और उस टीचिंग स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई करते हैं, उसके डिफरेंट मोड्स जो है उसको हम अप्लाई करते हैं और फिर हम कोई इफ़ेक्ट उसका देखना चाहते हैं कि मतलब लर्निंग के ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या है। कोई ड्रग हम लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम ग्रुप्स बनाते हैं अपने सैंपल में से और उन ड्रग्स को हम टेस्ट करते हैं और फिर उसका आउटकम देखते हैं कि किसी ख़ास डिज़ीज़ के अंदर इस ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस क्या है, ट्रीटमेंट कितनी बेहतर कर रहा है ये ड्रग। तो इसको हम कहते हैं कि जी हम अपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको देखते हैं कीपिंग इन माइंड और मैनिपुलेटिंग, या हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। जिस तरीक़े से हम डोज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम ड्रग की टाइप को देख सकते हैं उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, तो चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करेंगे ताकि हम एक इफ़ेक्ट देख सके ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। True experimental research designs are those where researchers have complete control over the extraneous variables and can predict confidently that the observed effect on the dependent variable is only due to the manipulation of the independent variable। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक खासा है, वो ये है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेटी मच कंट्रोल के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। पूरे तरीके से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। जिस तरीके से एक ड्रग है और उसको हम देते हैं किसी एक पेशेंट को, तो वो प्योरली हमारे हाथ के अंदर होता है कि उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जिस तरीके से हम डोज को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, फिर उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हाथ के अंदर होता है। दूसरे ग्रुप को हम कोई दूसरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं या प्लासिबो दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल होता है उसको हम
कंप्लीट हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, और बहुत हद तक जो है जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है जो कि इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, क्योंकि हमारे कंट्रोल के अंदर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को आराम से एक लेबॉर्ट्री सेटअप के अंदर, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारे पास बायस ना आ जाए। तो अगर ये हमारे कंट्रोल के अंदर है तो डेफिनेटली हम एक कॉजल रिलेशनशिप देख सकते हैं। हम फिर इस कंडीशन को सब्जेक्ट नहीं होंगे कि दी हमारे कुछ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स थे जिसकी वजह से इफ़ेक्ट आया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल होता है। तो हम एक कॉजल रिलेशनशिप देख सकते हैं कि जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कॉज कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि होगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो इसके अंदर हमारे पास जो बड़ी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या है, मैनिपुलेशन है, उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल है कि हम कंट्रोल करते हैं, और साथ साथ में हमारे पास जो थर्ड है उसके अंदर रैंडम असाइनमेंट है कि उसके अंदर हम रैंडमाइजेशन करते हैं। अच्छा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस और दोस्त वी आर रिसर्चर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ठीक हो गया। ठीक है, मैनिपुलेशन का मकसद क्या है कि जी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं। फिर दूसरा हमारा कंट्रोल होता है, हम कंट्रोल करते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि एक कंट्रोल ग्रुप भी होता है। ठीक है जी, तो उस कंट्रोल ग्रुप को भी हम देखते हैं साथ में, ताकि हमें ये फिर बायस ना हो कि ये चांस की वजह से हुआ है, बल्कि हम देखेंगे कि द इफ़ेक्ट इज़ प्योरली ड्यू टू द इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, और इंटरवेंशन क्या है, इंटरवेंशन बेसिकली हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन है। तो उसके अंदर फिर हम देखते हैं, और या फिर हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हम इंटरवेंशन नहीं करते, तो हम जब पोस्ट टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इफ़ेक्ट कंट्रोल ग्रुप के ऊपर तो हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। तो अगर कोई इफ़ेक्ट हम देखते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंटरवेंशन थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके अंदर हम फिर ये देखेंगे कि जी कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हमारे पास वो इफ़ेक्ट नहीं आया। थर्ड हमारे पास है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या है कि इसके अंदर हम अगर 2 ग्रुप बनाते हैं, सपोज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, तो पहले हमने अपने स्टडी के मुताबिक अपने पार्टिसिपेंट्स को हमने देख लिया, सेलेक्ट कर लिया, अपना सैम्पल डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं, रैंडमली असाइन करते हैं सब्जेक्ट को इनटू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, एंड दैट इज़ कॉल्ड रैंडमाइजेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मैनिपुलेशन। Manipulation refers to conscious control of the independent variable by the researcher through treatment or intervention to observe its effect on the dependent variable. अब मैनिपुलेशन हमारे पास क्या है कि consciously, deliberately we are going to control our independent variable because we want its real impact on the dependent variable. और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कंट्रोल चाहिए कि हम एक कंट्रोल रखें उसके ऊपर, और हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करें कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हमारे पास, एक ट्रीटमेंट है ए, एक ट्रीटमेंट है बी, तो उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ए का अगर हम देखते हैं, अगर न्यू ट्रीटमेंट है, उसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि मतलब इस टाइप ऑफ ड्रग का इस किस्म के डिज़ीज़ के ऊपर इतना इम्पैक्ट है, ट्रीटमेंट के अंदर वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो कितने रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो रिज़ल्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, डिज़ीज़ को एलिवेट कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, आउटकम, और उस आउटकम को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, ड्रग हो गया। ठीक है जी, कि उस ड्रग को हमने दिया और ड्रग के डोजेस को हमने मुख्तलिफ अवकात के ऊपर कभी विदड्रॉ किया, कभी डोज को इंक्रीज़ किया, कभी डोज को डिक्रीज़ किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स देख लिए in the form of dependent variable. In other words, it is conscious act by the researcher where he or she varies the independent variable and observe the effect of that manipulation based on the dependent variable of interest. कि इसके अंदर हम इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि ताकि हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके जो कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आउटकम वेरिएबल, हमारे इंटरेस्ट का आउटकम वेरिएबल उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करे। और हम अगर ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़, कोई भी पर्टिकुलर इंटरवेंशन, कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास ट्रीटमेंट एक ख़ास किस्म की आउटकम को प्रोड्यूस करता है, तो वो ख़ास किस्म का आउटकम अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, सपोज़ हम कहते हैं कि जी एक न्यू ड्रग है डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, और उसको अगर हम देते हैं तो उससे डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेडिसिन। अब हमारे पास क्या है, आउटकम हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वो ड्रग होगा। ठीक है जी, अब उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, हम देखेंगे उसके डोज को देखेंगे, फिर उसके जो है मोड को हम देखेंगे, अगर हमारे पास रूट्स है, मोड डिफरेंट है, या फिर इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं उसके अंदर, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी ये हमने मैनिपुलेट किया इस ड्रग की डोजेज को, उसकी फ्रीक्वेंसी को, या इस ड्रग को हमने एडमिनिस्टर किया एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, तो हमारे पास क्या आउटकम आया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आया कि जी ग्लाइसेमिक कंट्रोल, हमारे पास शुगर का कंट्रोल कितना किया उसने। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जी कॉन्शियसली और डिलिबरेटली जो है हम वेरी करते हैं, वेरिएशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल जो हमारे इंटरेस्ट का हो उसको हम देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है, अ रिसर्चर इज़ कंडक्टिंग अ स्टडी on efficacy of chlorhexidine mouthwash on the prevention of ventilator associated pneumonia among patients admitted in ICUs। कि ICU के अंदर एक स्टडी है कि अगर हम क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश देते हैं एक पेशेंट को तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के ऊपर। कि ICU के अंदर जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है और उसको अगर हम क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के ऊपर। इन दिस एग्जांपल क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी, ये it is an independent variable, it is not a dependent variable, which is manipulated by the researcher and is used as an alternative for the experimental group, which while the control group is kept deprived of it to observe its effect on the incidence of ventilator associated pneumonia। ये स्लाइड के अंदर देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी, क्योंकि सिंपल है कि क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश को जो है हम दे रहे हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, इसको हम कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है जी। अब हमने सपोज़ दो ग्रुप्स बना लिए, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश देते हैं और कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने एक कंट्रोल भी रखा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो कि क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश है। तो ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्लाइड के अंदर। अच्छा, हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है जी, हम ट्वाइस थ्राइस जो है पेशेंट की माउथ वॉश करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो पेशेंट्स जो कि हम जिनको क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश देते हैं और वो पेशेंट्स जिनको हम क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश नहीं देते उनके अंदर इंसिडेंसेस ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या है,
ठीक है। तो अगर हमारे पास ये सिग्निफिकेंटली वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को कम करता है तो हम एक कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस बेस के ऊपर कि जिन लोगों को हमने क्लोरोक्सीडीन माउथ वॉश दिया, ये जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल हमारा क्या था, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, हमारा आउटकम ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो जिन लोगों को हमने क्लोरोक्सीडीन माउथ वॉश दिया और उसको हमने मैनिपुलेट किया, कंट्रोल किया और देखा, तो हमारे पास आउटकम ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ रहा है। अगर उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हुआ है तो हम कहेंगे कि जी क्लोरोक्सीडीन माउथ वॉश जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि एक कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है हमारे पास जो कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, वो है कंट्रोल। कंट्रोल इज़ अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। कंट्रोल हमारा जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसका एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब कंट्रोल का मकसद क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन टू एस्पेक्ट्स के कंट्रोल रेफर टू द यूज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप, या तो हम उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप यूज़ करते हैं और साथ साथ में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन विच रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड। अब जाहिर सी बात है, हम जो अगर हम एक आम सेटिंग के अंदर रिसर्च करते हैं और हमें लगता है कि जी उसके अंदर कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है, तो उन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि बाद में हमें पता चले कि जी एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम मैनिपुलेट कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे, यूटिलाइज़ कर रहे थे, तो उसी की इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोड्यूस हुआ है, वो ट्रूली ड्यू टू द मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन और इफ़ेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ना कि कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से है। ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जी हमने कोई एक किसी ख़ास मोड से किसी को टीचिंग की, ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी लर्निंग कितनी बढ़ी, लेकिन उसके अंदर हमने क्या कंट्रोल नहीं किया था, उसके अंदर हमने उनका एप्टीट्यूड कंट्रोल नहीं किया था, उसके अंदर हमने ये नहीं देखा था कि जी किस एनवायरनमेंट के अंदर कौन किस तरीके से लर्न कर सकता है। फिर उसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि जी स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर स्टडी मॉड्यूल और या मतलब मोड जो है हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का, और उसके बीच में स्टूडेंट्स ने कुछ और लर्निंग की, या स्टूडेंट्स का जो प्री लर्निंग स्टेज था वो क्या था। इस तरीके से उनकी ये जो सारी वेरिएबल्स होती है ये इफ़ेक्ट कर सकती है। और स्पेशली जो हम करते हैं कि जी पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन करते हैं कुछ स्टडीज़ को, प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को, तो उसके अंदर बहुत सारे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं तो वो कंफाउंडिंग किस्म के रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कोई कंफाउंडर्स बन सकते हैं। तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर वो हम कंट्रोल करते हैं ताकि हम ट्रूली देख सकें कि जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन हमारे पास कॉज कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल को। अच्छा, नेक्स्ट है द सब्जेक्ट इन द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर सिमिलर इन नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बट द सब्जेक्ट इन द कंट्रोल ग्रुप रिसीव नो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और एनी इंटरवेंशन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर बेस लाइन के ऊपर वो सेम होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती है। जो हमारे पास जो बेस लाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देखना चाहते हैं, किसी डिजीज़ पर्सपेक्टिव्स के से हम देखना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उनके अंदर वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस लाइन की उनकी एक जैसी होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, क्योंकि हमने रैंडमली असाइन किया होता है और सैम्पल हम लेते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर।
तो उसी सैंपल में से हमने रैंडमली असाइन किया है लोगों को कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंटरवेंशन उसके ऊपर करते हैं। कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हम वो वाला इंटरवेंशन नहीं करते। कंट्रोल ग्रुप सपोज़ हम किसी डिजीज़ के ऊपर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंट्रोल ग्रुप कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहा हो, लेकिन उसको हम वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं देंगे जो कि जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका आउटकम हम देखना चाहते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि जी हम इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट देते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। The experimental group receives the planned treatment or intervention and a comparison is made with the control group to observe the effect of this treatment or intervention। अब इसके अंदर क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास वो वाला जो प्लान ट्रीटमेंट है वो रिसीव करता है एंड कंपैरिजन इज़ मेड विद द कंट्रोल ग्रुप। फिर हम और कंट्रोल ग्रुप रखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम अब इसके अंदर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हम कहते हैं कि हम देखते हैं कंट्रोल करेंगे, और साथ साथ में दूसरा हमारा कंट्रोल क्या है कि कंट्रोल ग्रुप। अब वो कंट्रोल और मैनिपुलेशन को भी हम देखते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप हमारे पास क्या है कि वो कंट्रोल ग्रुप हमारे पास वो ट्रीटमेंट रिसीव नहीं कर रहा। तो आखिर में आउटकम हम दोनों का देखेंगे कि जिनके अंदर हमने ट्रीटमेंट दी थी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हुए, और हमारे पास कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो पोस्ट टेस्ट था उसका रिज़ल्ट क्या था। तो अगर सिग्निफिकेंट चेंज है और हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे थे और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उस तरीके से आया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, वो कंट्रोल ग्रुप के अंदर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि जी ये प्योरली जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से हमारे पास आया है, ना कि चांस की वजह से। क्योंकि अगर चांस की वजह से आता तो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप तो कोई ट्रीटमेंट ही रिसीव नहीं करता, तो फिर कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी हमारे पास वो आना चाहिए था, तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमारे पास नहीं आया। अच्छा, generally in healthcare and nursing research it is not ethically feasible to keep a control group deprived of intervention. However, existing conventional method of intervention may be compared with experimental intervention। ये पहले जैसे आपको मैंने बात बता दी कि जी अक्सर जो हमारे पास नर्सिंग रिसर्च है या मेडिकल रिसर्च है तो उसके अंदर एथिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई एक पेशेंट किसी डिज़ीज़ के साथ है और हम चाहते हैं कि किसी ड्रग का इफ़ेक्ट किसी ख़ास डिज़ीज़ की रोकने में या उसको क्योर करने में, ट्रीट करने में कितना हेल्प कर रही है, तो उसमें ये नहीं है। उसमें ज़ाहिर सी बात है हमने जो कंट्रोल ग्रुप के अंदर लोगों को लिया वो भी बीमार है, सपोज़ हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, ट्यूबरकुलोसिस के साथ है, और हम देखना चाहते हैं कोई एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो नया आया है, ठीक है। तो अब उसमें हम ये नहीं करते कि जी हम जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो लोग रैंडमली असाइन हो गए और हमारे पास कंट्रोल ग्रुप बन गया, तो हम उनकी ट्रीटमेंट को तो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होंगे, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स उनको होंगे, तो एथिकली ये हमारे पास फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि रादर देन गिविंग अ प्लासिबो और रादर देन गिविंग नो इंटरवेंशन, हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, और वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कंटिन्यू होता है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप के ऊपर, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम न्यू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, और फिर देखते हैं कि कन्वेंशनल के लिहाज से हमारे पास जो न्यू ड्रग है उसने किस तरीके से रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस किए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंटरवेंशन से डिप्राइव नहीं कर सकते, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, किसी को सर्जरी की ज़रूरत है और ख़ास मोड ऑफ सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक आप करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, आप उसके इफ़ेक्ट्स कॉम्प्लिकेशन देखना चाहते हैं, दोनों लोग जो है हमारे पास सर्जरी के कैंडिडेट है, सही है। सपोज़ कोई किसी को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, उसके ऊपर कोई आप सर्जिकल प्रोसीजर न्यू देखना चाहते हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि एक पेशेंट को हम छोड़ दें बगैर सर्जरी के, हम करेंगे दोनों के, लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारे पास न्यू स्ट्रेटजी है उससे जो है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के चांसेस या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस क्या है, दूसरी का सर्जरी कन्वेंशनल मेथड से करेंगे और फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन मीन्स दैट एवरी सब्जेक्ट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल और ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स ऑन अ रैंडम बेसिस, ठीक है जी। या तो हमारे पास क्या है कि रेंडमाइजेशन के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमने
देख लिया कि जी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, लेकिन एक्चुअली हमारे पास हम डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल क्या देखना चाहते हैं किन लोगों के अंदर। ये जब हमने डिसाइड किया, हमने अपना सैंपल ले लिया, तो अब जब हमने उस सैंपल को लिया तो उसके अंदर हम ऐसा करेंगे कि 2 ग्रुप्स बनाएंगे। एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। अब उस सैंपल में से लोग कैसे जाएंगे? डिफरेंट तरीक़े हैं रैंडमाइजेशन की। रैंडमली जो है आप उसको पुट करेंगे, या तो पर जस्ट एक फ़िश बॉल लॉटरी तरीके से करेंगे, या फिर आप फ्लिप कॉइन से करेंगे, टॉस के तरीके से करेंगे, या फिर कंप्यूटराइज जो है नंबर्स आप जनरेट करेंगे, और उसमें से जो नंबर जिसका आएगा, सपोज़ आपने नंबर्स लिख लिए 2 3 5 8 10 11 जितनी भी है, और उसको आपने कोई मतलब आपने या तो उसको ड्रॉ किया उसको जिस तरीके से फ़िश बॉल के अंदर होता है सैम्पलिंग में, तो या फिर आपने क्या किया कि मतलब उसमें से रैंडम नंबर को पुट किया, और जो भी हमारे पास एक नंबर हमारे पास ऑड आ रहा है तो आपने उसको कंट्रोल ग्रुप के अंदर पुट किया, जो हमारे पास इवन आ रहा है उसको आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर किया, या रैंडमली आपने जो पिक किया तो आप उसको पहले कहेंगे कि ये जाएगा कंट्रोल ग्रुप में या फिर ये जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। और जब आप उसको पिक करते हैं, आपने सपोज़ कहा था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जाएगा, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आप पुट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और दूसरा जो है जो सक्सेसिव नंबर आएगा वो जाएगा कंट्रोल ग्रुप में। तो इसको हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। ठीक है जी। थ्रू रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट अंडर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, चांसेस ऑफ सिस्टमैटिक और सिस्टमिक बायस इज़ कंट्रोल। जो हमारे पास सिस्टमिक बायस है, ठीक है जी, तो सिस्टमिक बायस हमारे पास कम हो जाता है। सिस्टमिक बायस हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिज़ाइन के अंदर कोई मसला हो, ठीक है जी, जब स्टडी कंडक्ट करते वक्त अगर हमारे पास डिज़ाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, हमारे पास मेथडोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, स्टैटिस्टिकल टेस्ट सही तरीके से अप्लाई ना किए गए हों, तो इस तरह के जो बायसेस है उसको हम कहते हैं सिस्टमिक बायसेस। तो सिस्टमिक बायसेस हम कैसे बायस हम ख़त्म कर सकते हैं? सैम्पलिंग की, अच्छी सैम्पलिंग की ज़रिए और अच्छे डिज़ाइन के ज़रिए कि हम 2 ग्रुप्स बना रहे हैं, तो सैम्पलिंग भी हमने अच्छी की, मेथडोलॉजी भी हमने अच्छी यूज़ की, तो इसकी वजह से हमारे पास जो बायस है या सिस्टमिक बायस है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। Randomization is used in true experimental research designed to minimize the threat of internal validity of the study and to eliminate the effect of extraneous variables on dependent variable। अब randomization हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि सपोज़ हमने अगर 2 किस्म के लोगों को लिया कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर, और उनको हमने ऐसे ही पुट किया बग़ैर रैंडमाइजेशन की, तो हो सकता है उनको कोई एप्टीट्यूड, उनका कोई एटीट्यूड, उनका कोई बिहेवियर, उनका कोई डिज़ीज़ का थ्रेशहोल्ड वो एक जैसा हो। तो अगर हम रैंडमाइजेशन करते हैं अपने सैंपल में से, रैंडमली एलोकेट करते हैं इनटू कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर कि इसकी वजह से हम जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी है। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या है कि आपकी स्टडी इंटरनली कितनी कंसिस्टेंट है, आपकी स्टडी जो है उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर के रिसर्च क्वेश्चन, फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, फिर वो किस तरीके से एड्रेस हुए, डिज़ाइन अप्रोप्रिएट है, सैम्पलिंग ठीक थी, ठीक नहीं थी, आपने जो वेरिएबल्स सेलेक्ट किए थे वो वेरिएबल्स ठीक थे, उन वेरिएबल्स की जो आपने फिर आगे उसके लिए डिज़ाइन बनाया अपने रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, वो डिज़ाइन अप्रोप्रिएट था कि नहीं था, और फिर जो आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ किए तो क्या वो अप्रोप्रिएट थे, आपके आउटकम ऑफ इंटरेस्ट को सही तरीके से मेजर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है जी। एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी कि आपकी स्टडी कितनी जनरलाइजेबल है, जनरलाइजेबिलिटी, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। लेकिन उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, हम इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं कि आपकी स्टडी की जो रिज़ल्ट्स है, स्टडी का जो डिज़ाइन है, और वो कितनी उसकी कोहेरेंसी कितनी है, वो कितनी ऑथेंटिक है अपनी स्टडी के, अपने जो ऑब्जेक्टिव से अचीव क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए क्या जो मीन्स यूज़ किए गए हैं, वो मीन्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, वो सैम्पलिंग मेथडोलॉजी है, वो हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन है,
ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या है, रेंडमाइजेशन के अंदर जब हम रेंडमाइजेशन करते हैं तो हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स कम हो जाते हैं। और दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड की वजह से हो, अगर हम एक ग्रुप के अंदर लोगों को कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम ऐसे पुट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम अपने तरीके से लोगों को पुट कर देते हैं, सही है। तो हो सकता है कि उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक, उनका कोई मतलब सपोज हम पेन देख रहे हैं, किसी का पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होगा, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स दैट पेन डिफरेंट होगा, उनके कोई और ऐसे वेरिएबल है जो कि जिसको हम देखना चाहते हैं और वो एज ए एक्सट्रेनियस वेरिएबल काम करे, ठीक है। तो हमें उन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि प्योरली हम देख सकें कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज कर रहा है। तो रैंडमाइजेशन हमें इन दो चीज़ों से बचाती हैं कि जी इंटरनल वैलिडिटी हमारे पास सस्टेन रहती है, उसकी थ्रेट कम हो जाती हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की थ्रेट हमारे पास उसका थ्रेट कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है थ्रू रैंडमाइजेशन ऑन एवरेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप or similar, thus influence of extraneous variable on dependent variable is eliminating by dispersing the variability of the subject's characteristic equally in both the groups। जैसे आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि काम कर सकते हैं एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल, चाहे वो मतलब विद इन द सब्जेक्ट हो या आउटसाइड दैट सब्जेक्ट, या जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपेंट के उसके बाहर हो। तो अगर उसको हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेरिएबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोथ ग्रुप्स के अंदर हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। तो वेरिएबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वली इन बोथ ग्रुप्स जो है उसको हम कम कर सकते हैं थ्रू रैंडमाइजेशन। हमने अगर रैंडम असाइनमेंट की तो उस रैंडम असाइनमेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक तो हमें इंटरनल वैलिडिटी अच्छी मिलेगी, सेकंड हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनका इम्पैक्ट हमारे पास कम हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास ये बेनिफिट्स आ जाएंगे कि जी हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मिनिमाइज़ किया, तो हम प्योरली इस पोजीशन के अंदर होंगे कि जो एक्चुअली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्योरली हमारे पास कॉज कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशन है। अच्छा जी, अब ये सिंपल सी बात है, जैसे पहले आप लोगों को मैंने डिस्क्राइब किया कि रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट मे बी डन विद सिंपल फ्लिप ऑफ अ कॉइन। आप फ्लिप ऑफ अ कॉइन करें, कोई भी ऐसा मेथड आप यूज़ करें जिसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्लिप ऑफ अ कॉइन एक प्रोबेबिलिटी मेथड है जिसके अंदर हेड और टेल आ सकता है। तो सब्जेक्ट को आप असाइन करेंगे किस बेस के ऊपर, कि हेड आया तो आएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, टेल आया तो जाएगा कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। दूसरा जो हमारे पास मेथड है कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लेबल्स लिखें, आप उनके नेम्स को लिखें, ठीक है जी। और फिर आप क्या करें, उस तरीक़े से एक पेपर के ऊपर लिखें और फिर किसी एक बॉल के अंदर, किसी एक मतलब बर्तन के अंदर, किसी भी एक चीज़ के अंदर आप उसको डालें, ठीक है जी। और फिर उसमें से रैंडमली आप एक को उठाएं और कहें कि आप उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर डालना चाहते हैं या फिर आप कंट्रोल ग्रुप के अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है जी। जिस तरीक़े से फ़िश बॉल में होता है कि जी आप एक बॉल के अंदर जो है वो डालते हैं अपने जो सब्जेक्ट्स है और उनके नेम्स आप लिखते हैं और फिर उसको आप रैंडमली असाइन करते हैं। अच्छा जी, थर्ड, अ रैंडम टेबल में बी यूज टू फैसिलिटेट द रैंडमाइजेशन प्रोसेस। इन दिस मेथड ब्लाइंड folded subjects choose a number from a table of the number horizontally and vertically till a requisite number is reached for both experimental and control group. Computer assisted random sequences also may be used for the random assignment। इसके अंदर अगेन हम दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है जी, कि मतलब ब्लाइंड फोल्डेड सब्जेक्ट्स हमारे पास है, उसको हमने देख लिया, उसको हमने हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स के अंदर हमने उसको डाल दिया और उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम रैंडमली एक बंदे को उठाते हैं, ठीक है जी, और फिर उसको हम असाइन करते हैं आइदर इनटू कंट्रोल ग्रुप और हमारे पास या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, या फिर हमारे पास अब आजकल आ रहे हैं कि जी कंप्यूटर जो है हमारे पास जितने भी हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल है दैट शुड गो
इनटू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और आइदर दे शुड गो इनटू कंट्रोल ग्रुप। उसको हम सारे सैंपल को हम लेते हैं और फिर कंप्यूटर हमारे लिए रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है और फिर उन रैंडम नंबर्स के बेस के ऊपर हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रखते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के टाइप्स क्या है। अब इसके अंदर क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। ठीक है, जैसे नाम से पता है कि जी composed of two randomly assigned groups, i.e. experimental and control group, but neither of which is pre-tested before the implementation of treatment on the experimental group। ठीक है, अब पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप्स हमने लिए और उन दो ग्रुप्स के ऊपर हमने कोई सपोज़ हम कोई इंटरवेंशन देखना चाहते हैं, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमने उनको प्री टेस्ट नहीं किया, हमने डायरेक्टली इंटरवेंशन दिया और इंटरवेंशन के बाद हम पोस्ट टेस्ट देखते हैं। उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट में देखते हैं इफ़ेक्ट नहीं, तो इंटरवेंशन हम अच्छा, तो पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन के अंदर पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन का मकसद क्या है कि इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है और ओनली पोस्ट टेस्ट का मकसद क्या है कि हमने इंटरवेंशन देने से पहले प्री टेस्ट नहीं किया। ठीक है जी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल की इंटेंसिटी या एक्सटेंट या प्रेजेंस हम देखना चाहते थे, वो हमने पहले नहीं देखा। हमने इंटरवेंशन किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, कंट्रोल ग्रुप के ऊपर तो हम इंटरवेंशन नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हमने इंटरवेंशन किया और सिर्फ उस इंटरवेंशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, दोनों ग्रुप्स को देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है जी, और फिर हम देखते हैं कि जी जो इंटरवेंशन है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो मैनिपुलेशन है उसने एक्चुअली हमारे पास कॉज की डिपेंडेंट वेरिएबल को। इन एडिशन, व्हाइल ट्रीटमेंट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ओनली पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ कैरीड आउट ऑन बोथ द ग्रुप टू असेस द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। अब इसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं कि पोस्ट टेस्ट के जो इफ़ेक्ट्स है वो हम उसके ऊपर देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स के ऊपर हमारे पास पोस्ट टेस्ट के जो इफ़ेक्ट्स है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, अब कंट्रोल ग्रुप के ऊपर भी हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर तो हमने इंटरवेंशन किया, लेकिन दोनों को हमने प्री टेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब हम पोस्ट टेस्ट करेंगे तो जिस ग्रुप को हमने इंटरवेंशन दिया, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, जिस ग्रुप को हमने इंटरवेंशन नहीं भी दिया जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर हमने इंटरवेंशन किया और कंट्रोल ग्रुप जिसके ऊपर हमने इंटरवेंशन नहीं किया, दोनों के ऊपर हम देखते हैं रिज़ल्ट्स को या इफ़ेक्ट्स ऑफ द मैनिपुलेशन को हम दोनों के ऊपर देखते हैं। दो के हमने मैनिपुलेशन नहीं की कंट्रोल ग्रुप के अंदर, हम रिज़ल्ट्स देखते हैं। दिस डिज़ाइन कैन बी हेल्पफुल इन सिचुएशन वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्री टेस्ट द सब्जेक्ट्स। अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास एस्पेक्ट्स है जिसके अंदर हमारे पास कोई प्री डिफाइंड आउटकम हमारे पास नहीं होता। ठीक है जी, और हमारे पास कोई ऐसा एप्टीट्यूड नहीं होता जिसके थ्रू हम देख सकें, प्री टेस्ट कर सके किसी एक ख़ास क्राइटेरिया के बुनियाद पे। तो अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ख़ास इंटरवेंशन देते हैं, फिर उस इंटरवेंशन को कंट्रोल ग्रुप के अंदर और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर उस इंटरवेंशन के इफ़ेक्ट्स देखते हैं, या हम मीन इफ़ेक्ट्स के इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम देखेंगे। For example, to study the effect of an educational intervention related to urinary incontinence on the subsequent help-seeking behavior of older adults। ठीक है जी, अब हमारे पास सपोज एक स्टडी है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी एजुकेशनल इंटरवेंशन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से अगर हम देते हैं तो हेल्प सीकिंग बिहेवियर, जो ओल्डर अडल्ट है उनके हेल्प सीकिंग बिहेवियर के ऊपर क्या प्रॉब्लम, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओल्ड एज के अंदर हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं एजुकेशनल इंटरवेंशन के इफ़ेक्ट को, तो अब हम स्पेसिफिक उस इफ़ेक्ट को देखना चाहते हैं कि उनके हेल्प सीकिंग बिहेवियर कैसे हो जाती है। तो अब उसको हम प्री टेस्ट नहीं कर सकते,
ठीक है जी, क्योंकि जो हेल्प सीकिंग बिहेवियर है वो तो आएंगे तब जब हम उनको कोई इंटरवेंशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो उस हवाले से हम क्या करते हैं कि उनको बताते हैं, उनको यूरिनरी इनकंटिनेंस के हवाले से आगाह करते हैं, किस तरीक़े से आपको हेल्प होगी, हेल्प सीकिंग आप किस तरीक़े से करेंगे, ये सारा इंटरवेंशन हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर। और फिर बाद में हम देखेंगे कि उस जो इंटरवेंशन है जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम था, हमने लॉन्च करना था ओल्ड लोगों के लिए, उनकी हेल्प सीकिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उनकी हेल्प सीकिंग बिहेवियर कैसे चेंज हुए, जो कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एजुकेशनल इंटरवेंशन, ठीक है जी, जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, जिसको हम इंटरवीन करेंगे। और फिर हमारे पास हेल्प सीकिंग बिहेवियर जो है हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या आउटकम वेरिएबल है, जिसको हम देखना चाहते हैं। अच्छा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। अब इसके अंदर क्या है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं। इन दिस रिसर्च डिज़ाइन सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइंड टू आइदर द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन बोथ द ग्रुप्स इज सीन बिफोर द ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम पहले देख सकते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो पहले हमने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को देखा, किस इंटेंसिटी के साथ, किस मोड के साथ, किस सिवेरिटी के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, या कितना जो है वल्नरेबिलिटी है उस डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंड करता है। तो अगर सबसे पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है जी, जैसे हमने उसको देख लिया तो फिर हम क्या करते हैं कि वही रैंडम तरीक़े से हम बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, वो हमने बना लिए। तो प्री टेस्ट हमने कर लिया, ठीक है, दोनों के ऊपर, सही है, कि दोनों को हमने प्री टेस्ट लिया बिफोर द ट्रीटमेंट। Later, the treatment is carried out on experimental group only, and after treatment, observation of dependent variable is made on both the group to examine the effect of the manipulation of independent variable on dependent variable. अब बाद में हम क्या करते हैं, बाद में हम ये करते हैं कि सिर्फ जो ट्रीटमेंट है या इंटरवेंशन है वो हम अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, और हम देखते हैं कि जो हमारे पास वो इंटरवेंशन है जिसके अंदर हमने मैनिपुलेशन की, कंट्रोल किया, जो भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट्स है उसको हमने अप्लाई किए, उसका इफ़ेक्ट क्या आया। तो अगेन हम इफ़ेक्ट जो है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम करते हैं तो अगेन फिर आउटकम हम दोनों ग्रुप्स के अंदर देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी हम देखते हैं और कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी हम देखते हैं। तो फिर हम इस पोजीशन के अंदर होंगे कि जी स्टेटस ए था दोनों ग्रुप्स का, कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, बिफोर द इंटरवेंशन। अब हमारे पास अगर स्टेटस बी आ रहा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, ए जो है हमारे पास उसी स्टेट ए के अंदर रहते हैं, स्टेटस ए के अंदर रहता है, तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारे पास जो इंटरवेंशन है वो प्योरली जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर प्योरली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या किया है, इस जो इंटरवेंशन है जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन किया उसकी वजह से। अब इसका एग्जांपल क्या है, सच अ डिज़ाइन कुड बी यूज फॉर एन एक्सपेरिमेंट स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है जी, अब हम कहेंगे कि जी CBT का ब्रेस्ट कैंसर जो है फॉर पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर, सही है, हम देखना चाहते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव है उन पेशेंट्स के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम उनको टेस्ट करेंगे, ठीक है जी, कि उनको वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ है तो उनकी जो परसेप्शन है, एटीट्यूड्स है, नॉलेज है, जो भी है वो उस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या है, पहले हम उसको टेस्ट करेंगे और फिर बाद में हम उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम इंटरवीन करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, कंट्रोल ग्रुप को हम नहीं देंगे। ठीक है, और आखिर में हम दोनों को देखेंगे कि क्या चेंज आया, आउटकम क्या था, अब उसका इफ़ेक्ट क्या था। तो वो इफ़ेक्ट हमारे पास क्या है, कॉज है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। अब जो है सोलोमन जो है रिचर्ड सोलोमन ने 4 ग्रुप डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, कि देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2।
ऑन 2 कंट्रोल ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 2। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, 4 ग्रुप्स है। 2 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स है, 2 हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। अब इनिशियली द इन्वेस्टिगेटर रैंडमली असाइन सब्जेक्ट्स टू द 4 ग्रुप्स। तो काम वही होगा जो पहले हम ट्रू रिसर्च के अंदर बाकी जो करते थे, ओनली एक एक ग्रुप में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का था। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि उन चारों ग्रुप्स के अंदर रैंडमली हम सब्जेक्ट्स को असाइन करेंगे। आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 1 रिसीव द प्री टेस्ट, ठीक है जी, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जी ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 1 रिसीव्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 हमारे पास क्या करता है, प्री टेस्ट जो है वो लेते हैं, सही है, और फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 को, सही है। तो ये हमारे पास किस तरीके से बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है कि जी हमारे पास चार किस्म के इसके अंदर जो मोड्स है वो आ गए। कैसे 4 किस्म के मोड आ गए, हमने प्री टेस्ट, ठीक है जी, प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट, सही है। फिर उसके बाद हमने क्या, प्री टेस्ट, नो ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट, फिर हमारे पास नो ट्रीटमेंट एंड पोस्ट टेस्ट, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट। तो इस तरीके से इन 4 मोड्स के अंदर ये 4 ग्रुप हमारे पास आ जाएंगे। तो पहले हमने एक एक ग्रुप मतलब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप 1 का जो है हमने क्या किया, प्री टेस्ट लिया। लेकिन बाद में जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है, उन दोनों को हमने ट्रीटमेंट दिया। तो ये कैसे बन गया मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल ग्रुप 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 जो है हमारे पास क्या बन गया कि जी कंट्रोल ग्रुप 1 हमारे पास प्री टेस्ट, इंटरवेंशन और पोस्ट टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास कैसे बन गया, वो ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट। तो ये हमारे पास 2 मोड्स बन गए इसमें से। फाइनली फिर उसके बाद हमारे पास ऑल द 4 ग्रुप्स रिसीव पोस्ट टेस्ट, ठीक है जी। अब सारे ग्रुप्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, कंट्रोल ग्रुप 2, अब ये सारे पोस्ट टेस्ट में शामिल होते हैं, ठीक है। तो एक के अंदर हमने प्री टेस्ट लिया, ट्रीटमेंट दी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट लिया, सही है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 हमारे पास प्री टेस्ट से भी गया, ट्रीटमेंट से भी गया, और फिर उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट भी हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 2 के अंदर हमारे पास क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और पोस्ट टेस्ट हुआ। अब कंट्रोल ग्रुप के ऊपर भी हमने प्री टेस्ट किया था। तो जब हमने कंट्रोल ग्रुप के ऊपर भी प्री टेस्ट किया था तो उसका मोड क्या बन गया, प्री टेस्ट, नो ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट। फिर कंट्रोल ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास क्या बना, उसके अंदर हमारे पास नो ट्रीटमेंट और साथ में या नो ट्रीटमेंट या नो इंटरवेंशन, और साथ में आखिर में क्या, पोस्ट टेस्ट। तो ये हमारे पास 4 डिज़ाइन बन गए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है 1 हमारे पास इंटरवेंशन प्री टेस्ट भी लेगा, इंटरवेंशन भी होगा, पोस्ट टेस्ट भी लेगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 के ऊपर हमारे पास क्या होगा, वो उसके ऊपर प्री टेस्ट नहीं होगा, ट्रीटमेंट होगा और फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट होगा। कंट्रोल ग्रुप 1 का प्री टेस्ट होगा, इंटरवेंशन नहीं होगा, पोस्ट टेस्ट होगा। कंट्रोल ग्रुप का क्या होगा, प्री टेस्ट भी नहीं होगा, इंटरवेंशन भी नहीं होगा, ओनली पोस्ट टेस्ट होगा। तो ये 4 ग्रुप्स है। तो आखिर में हम इन 4 ग्रुप्स को मिला करके देखते हैं कि जी अब जो इंटरवेंशन हम कर रहे थे, उस इंटरवेंशन जो 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के ऊपर हमने किए, तो उन 4 ग्रुप्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो उससे ये द स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर के सारे ग्रुप जो है हमारे पास पोस्ट टेस्ट लेते हैं और फिर सबको हम देखते हैं उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से कि हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया उसके अंदर ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन हम करते हैं चारों ग्रुप्स के अंदर, ताकि उसके अंदर हमें पता चल जाए एक्चुअली ट्रूली कि जो हम इंटरवेंशन दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उसने डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम को प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। And this experimental group 2 was observed at one occasion and their score should be similar to average score of those in experimental and control groups। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है एक ओकेजन के ऊपर ऑब्जर्व किया गया। क्या कैसे ऑब्जर्व किया गया,
उसका पोस्ट टेस्ट सिर्फ देखा गया। तो जाहिर सी बात है इसका सिर्फ पोस्ट टेस्ट देखा गया, तो इसके जो रिज़ल्ट है द स्कोर शुड बी सिमिलर टू द एवरेज स्कोर ऑफ दोज इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के जो रिज़ल्ट्स है उनके स्कोर के एवरेज के बराबर होगा, क्योंकि वो ओनली पोस्ट टेस्ट हुआ है। To estimate the amount of change experimental and control group 2, average test score of experimental and control group 1 are used as a baseline। अगर हम देखना चाहते हैं कि amount of change एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप 2 के ऊपर क्या आया। अब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप 2 के अंदर क्या था कि कंट्रोल ग्रुप 2 के ऊपर हमारे पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुई थी, कोई प्री टेस्ट भी नहीं हुआ था, पोस्ट टेस्ट हुआ था। ठीक है जी। फिर इस तरीके से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 था उसके ऊपर हमने क्या किया था, उस प्री टेस्ट नहीं हुआ था, इंटरवेंशन हुआ था और पोस्ट टेस्ट हुआ था। तो इस वजह से जो एवरेज टेस्ट स्कोर है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप 1 के, तो उसको हम एज अ बेस लाइन यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 था उसके ऊपर प्री टेस्ट हुआ था, साथ में उसका इंटरवेंशन हुआ था, पोस्ट टेस्ट हुआ था। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या हुआ था कि प्री टेस्ट हुआ था, इंटरवेंशन नहीं हुआ था और पोस्ट टेस्ट, तो उसको हम एज अ बेस लाइन लेते हैं। द सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बिकॉज इट मिनिमाइजेज द थ्रेट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। और जाहिर सी बात है, जैसे हमने इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात की, तो अगर हम इन चारों ग्रुप्स को यूज़ करेंगे, ठीक है जी, डिफरेंट मौक़ों के ऊपर, और अगर हम इन सब के रिज़ल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डिज़ाइन भी अच्छा है, फिर हमारे पास सैम्पलिंग भी अच्छी हुई। तो डिज़ाइन अच्छे होने की वजह से हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी के जो थ्रेट्स है वो हमारे पास कम हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश द कॉजल रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि हम कॉजल रिलेशनशिप देख सकते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, और हम इससे कॉजलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वेयर द पर्पस ऑफ रिसर्च इज एक्सप्लेनेशन, कॉजल रिलेशनशिप में बी इस्टेब्लिश्ड अमंग द वेरिएबल्स बाय एक्सपेरिमेंटेशन, स्पेशली इन स्टडीज़ इन्वॉल्विंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वेयर द वेरिएबल्स आर मोर ईजिली कंट्रोल दैन इन ह्यूमन स्टडीज़। ठीक है जी। और एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल के अंदर स्टडी के अंदर जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है हम देते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि हम कॉजल रिलेशनशिप देख सकते हैं, स्पेशली जब हम कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टली कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर इजीली हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। और उसके अंदर फ़ायदा क्या होगा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारे टोटल कंप्लीट कंट्रोल के अंदर है। In this studies, the control environment in which the study is conducted can yield a greater degree of प्योरिटी एंड ऑब्जर्वेशन। और इसमें यह है कि प्योरिटी एंड ऑब्जर्वेशन उतनी, ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा प्योर इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है, जिस तरह से लेबॉर्ट्री के अंदर होता है। Conditions not found in a natural setting can be created in an experimental setting where the independent variable is manipulated by investigator। ऐसे कंडीशन है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे पास कि नेचुरल सेटिंग के अंदर उसको बहुत सारा टाइम लगता है, तो इन्वेस्टिगेटर जो है लैब के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके कोई डिपेंडेंट वेरिएबल जल्दी इफेक्टिवली पैदा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वी कैन ऑफन क्रिएट कंडीशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट may take years to naturally occur। जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया, अच्छा जी, तो इसके अंदर जो
उसके अंदर जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके अंदर हम नेचुरल सेटिंग के अंदर एक ख़ास एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि नेचुरल सेटिंग के अंदर बहुत सारा टाइम लगता है और उतना टाइम जो है आपके लिए फ़ीज़िबल नहीं होता। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि बहुत कम टाइम के अंदर अपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप मैनिपुलेट करके आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल आप आउटकम वेरिएबल को आप सही तरीके से देख सकते हैं। जिस तरीके से एग्जांपल है, इन जेनेटिक स्टडीज़ वी कैन ब्रीड स्ट्रेंस इन वेरी स्मॉल टाइम विच वुड टेक लॉन्ग टाइम इन नेचर टू अकर। ठीक है जी, जिस तरीके से हम कहते हैं जेनेटिक स्टडीज़ करते हैं, तो जेनेटिक स्टडीज़ अगर नॉर्मली हम स्टडी करते हैं उन जेनेटिक म्यूटेशंस को, उनकी सीक्वेंसिंग को अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करते हैं तो ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं। लेकिन अगर हम उसको लैब के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सही तरीके से मैनिपुलेट करें, ठीक है जी, तो हम कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट और अदर स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेटिंग, it is removed from the pressure and problem of real life situation, and researcher can pursue his or her studies in a more लेजरली, केयरफुल एंड कंसंट्रेटेड वे। और अब ज़ाहिर सी बात है, नेचुरल लाइफ सिचुएशन के अंदर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सट्रेनियस प्रेशर्स होते हैं, कन्फाउंडर्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। रियल लेबॉर्ट्री सेटिंग के अंदर या रियल कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, या हम मतलब एक्सट्रेनियस वेरिएबल को जब कंट्रोल करते हैं, कोई ग्रुप रखते हैं, तो उसके अंदर हम इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा ईजीली और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे के अंदर अपना काम कर सकते हैं और अपनी ऑथेंटिक स्टडी जो है वो कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के? मोस्ट ऑफ द टाइम द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन स्टडीज़ कंडक्टेड ऑन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू एथिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है, जिस तरीके से हमने बात की जेनेटिक म्यूटेशन की। अच्छा, अब जेनेटिक म्यूटेशन की जो आप स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारी डिजीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी मतलब प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ये डिजीज़ हो सकती हैं, इस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की जो हमारे पास स्टडीज़ होती हैं वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर एथिकली हम उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, एथिकली हम उन स्टडीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। फॉर सर्टन रिसर्च प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द डेंजर टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ फिजिकल या साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा अब एथिकल एस्पेक्ट्स के अंदर ये हैं कि इंडिविजुअल हमारे पास फिज़िकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ से और इन्वेसिवनेस से फ्री हो, तो ये हमारे पास हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। तो एथिकली फिर हम ये नहीं कर सकते कि अगर कोई चीज़ हमारे पास फिज़िकल डिस्कम्फर्ट या हार्म प्रोड्यूस कर रही है, कोई डिजीज़ डिसेबिलिटी प्रोड्यूस कर रही है, या कोई साइकोलॉजिकल हेल्थ को ख़तरा है, कोई डिप्रेशन में, स्ट्रेस में डाल सकता है, तो ये हमारे लिए फिर पॉसिबल नहीं होता कि हम उन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को कंडक्ट करें। ये लिमिटेशन है। मैनी ऑफ द ह्यूमन वेरिएबल्स नीदर वो हैव वैलिड मेजर्स क्राइटेरिया फॉर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर देम। फॉर एग्जांपल पेशेंट वेलफेयर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम एक मेजरेबल क्राइटेरिया के ऊपर उसको नहीं कर सकते। कुछ ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट्स होते हैं और उन ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट्स को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से पेशेंट वेलफेयर और लेवल ऑफ वेलनेस कैन नॉट बी मेजर्ड only on any scale or by any instrument. In this situation, if a refined experimental design is used, there may be a mismatch of research design and the variable measuring instrument. तो उसके अंदर फिर हमारे पास क्या होगा, मिसमैच होगा। वो जो हमारी जो इंटरनल वैलिडिटी है स्टडी की, वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि हम एक बड़े ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट को देखते हैं। अब ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट को हम स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं देख सकते। वो तो व्यू है, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी कम है, और जब ऑब्जेक्टिविटी कम है तो उसकी मेजरमेंट लेवल हमारे पास इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। जब मेजरमेंट लेवल अप्रोप्रिएट नहीं होता तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं देख सकते। In experimental studies conducted in natural setting like hospital or community, it is not possible to impose control over extraneous variables. जिस तरीके से आप हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आप स्टडी करते हैं, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर। जिस तरीके से नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं, डिफरेंट थेरापीज़ होती है, साइकोलॉजिकल थेरापीज़, साइकोसोमैटिक मॉडलिटीज़, ड्रग ट्रीटमेंट्स, तो उन सब को हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
Another disadvantage of the experimental research design is that it is very difficult to get cooperation from the study participant because it may involve medical or surgical treatment or intervention which may make the prospective subjects reluctant to participate in the research study. और हमारे पास लास्ट एडवांटेज ये है कि अगर हम कोई ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कोई मेडिकेशन देंगे, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे, कोई हम सर्जरी करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो प्रॉस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स है जो कि हम उनको स्टडी में शामिल करना चाहते हैं, तो इस खौफ की वजह से वो शामिल नहीं होंगे कि हमारे पास कोई इन्वेसिव इंटरवेंशन होगा। तो ये भी एक आ जाता है कि एक लिमिटेशन है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। अब क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसलिए हम कहते हैं कि टोटली प्योरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कंपोनेंट्स है। अच्छा जी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि पहले हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो ये हम करते हैं टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, अब उसके इफ़ेक्ट्स हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे ताकि हम आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देख सके, बट इट लैक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। या तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, या तो हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकेंगे ड्यू टू सो मैनी रीज़न। बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिसके अंदर हम रैंडमाइजेशंस नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिसके अंदर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जी हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं है, इनके तीनों कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन। इसके अंदर मैनिपुलेशन होगी लेकिन कंट्रोल और रैंडमाइजेशन बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैव एन एलिमेंट ऑफ मैनिपुलेशन बट लैक एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू प्रॉपर्टीज़ दैट कैरेक्टराइज ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। अब वो ट्रू एक्सपेरिमेंट को कैरेक्टराइज क्या चीज़ करती है कि उसके अंदर परफेक्ट रेंडमाइजेशन हो, उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल हो, कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर फुल कंट्रोल हो। तो ये दो जो हमारे पास है स्पेसिफिक ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, तो वो हमारे पास लैक होगी। इनमें से कोई एक हमारे पास नहीं हो सकेगा। तो जब ये पॉसिबल नहीं होगा उन सिचुएशन के अंदर कि हम मैनिपुलेशन तो कर सकते हैं, हम रेंडमाइजेशन नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर जनरली यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कॉजेलिटी। ठीक है, इसके अंदर हम कॉजेलिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। Effects of independent variable on dependent variable in situation where researchers are not able to randomly assign the subject to groups or for various reasons no control group is available for an experimental study। कि इसके अंदर हम क्या है कि या तो हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन उसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है जी, सपोज़ आपने हॉस्पिटल के अंदर किसी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पेशेंट को आपने लेना है, उसके ऊपर आपने स्टडी करनी है। तो जब कुछ ख़ास एस्पेक्ट्स के ऊपर कुछ ख़ास ट्रेड्स को रखते हुए जब आपने उन पेशेंट्स को देखना है तो उनके अंदर फिर आप रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते। या फिर सपोज़ आपने सब्जेक्ट्स को देखना है, अब सपोज़ आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, कुछ इंटरवेंशन करना है और उसका डिफरेंस देखना है कि जी मेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या है। तो अब ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स है। अब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर फिर हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि हम देखना चाहते हैं किसी ख़ास चीज़ के इम्पैक्ट को मेल और फीमेल के अंदर, तो उसके अंदर फिर रैंडमाइजेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। तो देयर आर सो मैनी रीज़न्स कि उसके अंदर या तो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल नहीं होगा या फिर हम रैंडमाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो उन सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर हम उसके अंदर रैंडमाइजेशन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक तो ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा या कंट्रोल होगा, या फिर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, हम रैंडमाइजेशन कर सकेंगे। तो उनमें से कोई एक लिमिटेशन हमारे पास आ जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं।
मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट। ये पहले हमने डिस्कस किया कि हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ताकि हम इफेक्ट और आउटकम वेरिएबल के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखें। लैक ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि रैंडम असाइनमेंट या हम नहीं कर सकेंगे ऑफ अ सब्जेक्ट, या हम कंट्रोल ग्रुप नहीं ले सकेंगे। कुछ कंडीशंस के अंदर हम ऐसा होता है कि हम कंट्रोल ग्रुप नहीं ले सकते, ठीक है जी। ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर सिमल्टेनियस कुछ इंटरवेंशन चल रहे होते हैं या जहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल नहीं होता, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल आर यूज इंस्टेड ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट मैनिपुलेटेड इन कंप्लीट कंट्रोल सिचुएशन। अब हम इसको हम कहते हैं सेमी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, वो ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इन इट्स फुल पैरामीटर्स ऑफ कंट्रोल, कि वो वेरिएबल हमारे पास फुल कंट्रोल के अंदर होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास क्या होता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम टोटली या कम्प्लीटली वो कंट्रोल सिचुएशन के अंदर नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन अप टू अ सर्टेन डिग्री, नॉट अप टू इट्स फुल फ्लेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, हमारे पास क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास टाइप्स क्या है। एक को हम कहते हैं नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि जी हम दो ग्रुप्स ले रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या है, रैंडमाइजेशन नहीं है। जैसे नाम से पता है कि नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, और दूसरा है हमारे पास टाइम सीरीज़ डिज़ाइन। अब नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन के अंदर क्या है कि इट इज़ आल्सो नोन एज द नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है जी। अब इसके अंदर इसको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट के ग्रुप्स हमारे पास कुछ बेसलाइंस के ऊपर एक जैसे नहीं हैं, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमारे पास एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। तो उस तरह के जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी कोई हमारे पास हम डिप्रेशन को देखना चाहते हैं, ठीक है जी, वल्नरेबिलिटी ऑफ डिप्रेशन एंड डिप्रेशन इन सर्टन सिचुएशन, सपोज़ हम कोविड सिचुएशन के अंदर देखना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर हम इधर देखेंगे कि हमारे पास वल्नरेबल ग्रुप है, उनके अंदर मॉडरेट डिप्रेशन है, और फिर एक हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो कि सफ़र हो चुका है फ्रॉम मेजर डिप्रेशन। तो अब उसको हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स में डालते हैं, ठीक है जी। एक ग्रुप हमारे पास वो होगा जो कि सिवियर डिप्रेशन के साथ है, एक ग्रुप हमारे पास ऐसा है जो कि माइल्ड डिप्रेशन के साथ है या मेजर डिप्रेशन के साथ है, ऐसा ग्रुप। तो दो ग्रुप्स के अंदर हमने डाले, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये किसी एक एस्पेक्ट के अंदर एक जैसे नहीं है, तो हम उसको कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। कि जो कंट्रोल ग्रुप हमारे पास होगा वो उन सारे बेसलाइन के ऊपर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा नहीं होगा। दिस डिज़ाइन इज़ आइडेंटिकल टू द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एक्सेप्ट देयर इज़ नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल इन कंट्रोल ग्रुप। अब इसके अंदर हमने पर्पसली रखा क्योंकि हम देखना चाहते हैं मेजर या सिवियर डिप्रेशन को अगेंस्ट माइनर डिप्रेशन। तो अब उसके अंदर हम रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो हमने रैंडम असाइनमेंट इसके अंदर नहीं की, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। एक ग्रुप को हम लेंगे एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक ग्रुप को हम लेंगे एज अ कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकेंगे। तो इसके अंदर एक ट्रू एक्सपेरिमेंट का एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट कम है जिसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन, ठीक है। इन दिस डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर सेलेक्टेड विदाउट रैंडमाइजेशन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप्स बिफोर द इंटरवेंशन। अब इसके अंदर बिफोर द इंटरवेंशन हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसकी डिग्री और इंटेंसिटी को, और फिर उसके बाद हम एक इंटरवेंशन करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, और फिर उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों के आउटकम को या डिपेंडेंट वेरिएबल को हम दोबारा से देखते हैं। तो हम इस पोजीशन के अंदर होते हैं कि जी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, ये इसके अंदर है जैसे लेटर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट एंड आफ्टर दैट पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैरिड आउट फॉर बोथ द ग्रुप्स टू असेस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप हमने लिया,
अब हमने कंट्रोल ग्रुप के ऊपर इंटरवेंशन नहीं किया, पोस्ट टेस्ट हमने दोनों का लिया, इंटरवेंशन हमने सिर्फ कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर किया, कंट्रोल ग्रुप के ऊपर नहीं किया। और फिर पोस्ट टेस्ट हमने क्या लिया, दोनों का लिया। दोनों का क्या लिया, जैसे हमने कंट्रोल ग्रुप का भी लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल देख लिया उसके ऊपर, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमने देख लिया। और फिर हमने देख लिया कि जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्लाइड मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, या आउटकम वेरिएबल कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस मेथड वाज यूज्ड, एक स्टडी है कि मतलब टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड केयर ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क इन नर्सिंग होम। एक कौसी एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड केयर का क्वालिटी ऑफ वर्क नर्सिंग होम के अंदर देखा गया। तो द पर्पस ऑफ द स्टडी वाज टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड केयर इन द नर्सिंग होम सेक्टर एंड इफेक्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ द केयर गिवर्स। इसके अंदर वो देखना चाहते थे कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड केयर है नर्सिंग होम के अंदर एंड इट्स और इसका इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ द केयर गिवर्स, वो केयर गिवर्स की क्वालिटी ऑफ वर्क को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं जब केयर गिवर्स वर्क करते हैं, ठीक है, विद इंटीग्रेटिव केयर या अपने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अब इसके अंदर क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन इस स्टडी के अंदर यूज़ किया गया। अब वो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप क्या था कि उसके अंदर जो हमारे पास क्या थे, दो ग्रुप्स थे, दो ग्रुप्स ऑफ केयर गिवर थे। वो हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे एक हमारे पास सोमैटिक वार्ड थे, जहाँ पे हम सोमैटिक मॉडलिटीज़ यूज़ होती हैं, सोमैटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं। दूसरे हमारे पास साइकोसोमैटिक वार्ड्स थे जहाँ पे साइकोसोमैटिक मॉडलिटीज़ यूज़ होती थी। तो हमारे पास क्या था, ये एक नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप था। एक नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप हमने लिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर चूँकि ग्रुप नॉन इक्विवेलेंट थे तो इसके अंदर देखा गया, एक क्वेश्चनर के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया गया। द रिजल्ट शोड दैट इंटरवेंशन अपेयर टू बी सक्सेसफुल ऑन द सोमैटिक वार्ड, कि सोमैटिक वार्ड के अंदर जो है इंटरवेंशन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। द केयर गिवर ऑफ दीज वार्ड्स आर मोर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ होम लाइक एनवायरनमेंट फॉर देयर रेजिडेंट्स। अपने जो उनके पेशेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा होम लाइक एनवायरनमेंट वो दे सकते हैं, वो केयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क उनकी बेहतर होगी। Regarding the effects of the intervention on the quality of work factors, the results included an increase in social support system by supervision। अब इसके अंदर क्या था कि अब ये जो रिजल्ट्स थे इसके अंदर ये देखा गया, अच्छा, इसके अंदर ये देखा गया द इफेक्ट्स ऑफ द इंटरवेंशन ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क फैक्टर्स, ठीक है जी। अब क्वालिटी ऑफ वर्क फैक्टर्स की जो रिजल्ट्स हैं हम देखे गए, द रिजल्ट्स इंक्लूडेड एन इंक्रीज ऑफ सोशल सपोर्ट ऑफ बाय सुपरविजन। उसके अंदर देखा गया कि सुपरविजन के थ्रू जो सोशल सपोर्ट आप देते हैं सोमैटिक वार्ड्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ जो फैक्टर्स है, वर्क फैक्टर्स है, जो कि वो अपने रेजिडेंट्स के साथ क्वालिटी केयर उनको देते हैं और अपने हेल्थ केयर टीम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, वो बेहतर हुआ। द इंटरवेंशन ऑन द साइकोसोमैटिक वार्ड वाज अनसक्सेसफुल दो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड केयर ऑन द सोमैटिक वार्ड वाज फेयरली सक्सेसफुल। अब इंटीग्रेटेड केयर का जो मॉड्यूल था वो सक्सेसफुल था उन वार्ड्स के अंदर, लेकिन उस इंटरवेंशन के अंदर सुपरविजन का एस्पेक्ट नहीं था, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं रहा। केयर गिवर की इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क टुवर्ड्स देयर रेजिडेंट्स और टुवर्ड्स देयर पेशेंट वो सही नहीं था। टाइम सीरीज डिज़ाइन, दिस डिज़ाइन इज़ यूजफुल व्हेन द एक्सपेरिमेंटर वांट्स टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे नाम से पता है कि हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ का, किसी ड्रग का, किसी इंटरवेंशन का प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इफेक्ट्स देखना चाहते हैं, सही है। द एक्सपेरिमेंटर वुड कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट एंड मेजर द इफेक्ट्स a number of times during the course of the experiment। during the course of the experiment आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करेंगे और उसके इफ़ेक्ट देखेंगे। ट्रीटमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ साथ में उसका इफ़ेक्ट जो है, कोई भी इफ़ेक्ट डिज़ायरेबल जो हमें उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से चाहिए वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उन दोनों को हमने देखना है ओवर अ कोर्स ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हम उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
Generally, it is a single subject research in which the researcher carries out an experiment on an individual or on a small number of individuals by alternating between administering and then withdrawing the treatment to determine the effectiveness of the intervention. उसके अंदर क्या करते हैं कि एक केस के ऊपर या फिर हमारे पास एक छोटे ग्रुप के ऊपर हम एक ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसको हम विड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आया। जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो क्या इफ़ेक्ट्स थे, जब ट्रीटमेंट को हमने डिसकंटिन्यू किया तो क्या इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा जो हम चाह रहे थे, फिर हमने उसको कंटिन्यू किया, फिर हमने देखा क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस किया ट्रीटमेंट ने, फिर हमने डिसकंटिन्यू किया ट्रीटमेंट या कोई इंटरवेंशन, ठीक है, जो कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी चीज़ के लिए, और फिर हमने उसको डिसकंटिन्यू किया, फिर हमने देख लिया, तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़। और उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट हमें क्लियर हो जाता है कि उसका क्या इफ़ेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। रिसर्चर माइट असेस, एग्जाम्पल क्या है, पेन लेवल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पेशेंट विद लो बैक पेन। अगर किसी को LVP है, लो बैक पेन है, रिसर्चर उसको देखना चाहता है, तो आफ्टर 3 weeks ऑफ पेन असेसमेंट सब्जेक्ट्स और टॉट स्पेशल एक्सरसाइजेज टू रिड्यूस दैट पेन। आज पेन असेसमेंट उन्होंने की, एक रिसर्चर ने की, ठीक है जी, और उसके 3 हफ्ते बाद जो है सब्जेक्ट्स को उन्होंने पढ़ाया, ख़ास एक्सरसाइजेज करने हैं कि वो पेन रिड्यूस हो सके। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 weeks पेन लेवल्स वुड अगेन बी मेजर्ड। जब उनको बताया गया कि एक्सरसाइज करें कि आपका पेन रिड्यूस हो, फिर जब वो एक्सरसाइज उन्होंने किए तो 3 हफ्ते बाद उनको दोबारा से उनकी मेजरमेंट की गई। सही है, तो इस तरीके से हमने उसको क्या किया, या फिर आप उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर आप पेन को देखते हैं, फिर दोबारा से रिकंटिन्यू करते हैं, फिर पेन के लेवल को देखते हैं, तो इससे इस्टेब्लिश हो जाता है एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मेजरिंग अ चाइल्ड स्कूल परफॉर्मेंस ऑन अ वीकली बेसिस एंड देन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टीचिंग टेक्निक, ठीक है जी। फिर आप पहले देखते हैं कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, एक स्कूल के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी, एवरेज परफॉर्म कर रहा है, गुड परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलेंट परफॉर्म कर रहा है। फिर हम एक नई टीचिंग टेक्निक, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन है, कोई मतलब न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी है, सही है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको हम फिर देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद अगेन हम उसको मेजर करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर कि कितना प्रोग्रेस आया, परफॉर्मेंस के लेवल के ऊपर कितना प्रोग्रेस आया, इफ़ेक्ट क्या आया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आया। अच्छा, अब हमारे पास क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के एडवांटेजेस क्या है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बिकॉज दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड फीजिबल टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़ इन नर्सिंग वेयर। अब नर्सिंग के अंदर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए वो सारे हमारी फिजिबिलिटी नहीं होती कि मैनिपुलेशन भी हो, कंट्रोल भी हो, फिर हमारे पास जो है रेंडमाइजेशन भी हो, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस तरह पॉसिबल नहीं होता, या फिर कोई एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है और ज़्यादा प्रैक्टिकल है और फिजिबल है इन स्टडीज़ को कि हम कंडक्ट करें। वेयर इन द एब्सेंस of a large sample size, randomization और availability of control groups are not always possible। क्योंकि हमारे पास अक्सर औक़ात जो है लार्ज सैम्पल साइज़ हमारे पास नहीं होता, ठीक है जी, जिसके अंदर हम ग्रुप्स बना सके, या फिर कोई और रीज़न होती है हमारे पास जिसकी वजह से हम रेंडमाइजेशन नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप हमेशा से अवेलेबल नहीं होते, ठीक है जी, कि सेम बेस लाइन के ऊपर हमारे पास एक जैसे हो और फिर उनके अंदर हम रेंडमाइजेशन करें। तो हम सपोज़ जिस तरीक़े से हम जेंडर के ऊपर कोई ख़ास चीज़ देखना चाहते हैं तो उसके अंदर तो फिर हम रेंडमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है जी, तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन के अंदर फिर हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को एक्सपेरिमेंट करेंगे। This design is more suitable for real world natural setting than true experimental research। और ये हम नेचुरल सेटिंग के अंदर हम कर सकते हैं कि नेचुरल वार्ड सेटिंग है हमारे पास, या फिर जिस तरीके से हम वार्ड्स के अंदर कोई इंटरवेंशन करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, या फिर मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर कोई टीचिंग सेशन देते हैं नर्सिस को, कोई टीचिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी पेशेंट को, उसका इफ़ेक्ट आप देखते हैं, तो रियल नेचुरल सेटिंग के अंदर जो है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट अलाउज रिसर्चर्स टू इवॉल्वेट द इम्पैक्ट ऑफ क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर नेचुरली ऑकरिंग कंडीशन। और जो हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम मतलब फुली तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं
सही है। तो उसकी हम पार्शियल कंट्रोल के अंदर जो हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसको हम कहते हैं क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम उसको नेचुरली अकरिंग कंडीशंस के अंदर हम उसको देख सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर देखते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो फिर आपके पास ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जिसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल हो, फुल फ्लेज कंट्रोल हो। तो ये हमारे पास ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो ये एडवांटेज है कि इसके अंदर हम क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हैं। इट मे बी एबल टू एस्टेब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप वेयर इन सम ऑफ द हाइपोथेसिस आर प्रैक्टिकली आंसर्ड थ्रू दिस डिज़ाइन ओनली। और ये कॉजल रिलेशनशिप भी हमें बताती है। और बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हमारे पास इस तरीके से होते हैं, बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो कि प्रैक्टिकली हम जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से हम उसको आंसर कर सकते हैं, ईजीली हम उसको आंसर कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास खासा क्या था, ये था कि हम अपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम फुल फ्लेज जो है वो कंट्रोल करते थे और कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल की चांस हमारे पास कोई नहीं था। तो हम कह सकते थे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्योरली इन इट्स प्योर फॉर्म ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल को ये इफ़ेक्ट करता है या इसको प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, जो बाहर के वेरिएबल है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे आउटकम वेरिएबल को, ये हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। द एब्सेंस ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसर्च सेटिंग मेक्स द रिजल्ट्स ऑफ दिस डिज़ाइन लेस रिलायबल एंड वीक फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यही वजह है कि या तो हमारे पास किसी वजह से कंट्रोल ग्रुप लेना पॉसिबल नहीं है, जैसे आपको मैंने पहले एग्जांपल्स दिए, या लैक ऑफ कंट्रोल है, हम अपने रिसर्च जो सेटिंग है उसके ऊपर हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरीके से हम लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट के ऊपर कर सकते हैं। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है जी, जो कि हमारे पास किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इसलिए हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉजल रिलेशनशिप, हम प्योर कॉजल रिलेशनशिप इसके बेस के ऊपर इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश पर हम कहेंगे कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेस रिलायबल है, ठीक है जी, फॉर एस्टेब्लिशिंग द कॉजल रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट। क्योंकि हमारे पास एक तो कंट्रोल नहीं है एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर, तो अगर हमारे पास कंट्रोल सेटिंग नहीं है, कंट्रोल ओवर द वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं कंफाउंडिंग या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि अब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज कर सकती हैं। तो अप टू सर्टन एक्सटेंट हम कॉजल रिलेशनशिप देख सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हमें प्रिसाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रिसाइज आउटकम वेरिएबल के लिए, तो वो वाला कॉजल रिलेशनशिप इसके अंदर मुश्किल होता है। अब प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सबसे आखिर में जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का है छोटा सा, तो उसको हम कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इसके अंदर क्या है, वन शॉट केस डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अब ये सबसे लोअर लेवल का है। एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल ऊपर था, फिर उसके बाद हमारे पास क्वासी एक्सपेरिमेंटल है और फिर उसके बाद प्री एक्सपेरिमेंटल है। अब प्री एक्सपेरिमेंटल के हमारे पास टाइप्स क्या है, वन शॉट केस डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। वन शॉट केस डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो एक्सपोज किया जाता है एक ट्रीटमेंट को, और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। जब हम उसके ऊपर कोई इंटरवेंशन करते हैं तो उसके बाद हम उसको ऊपर इंटरवेंशन मेक करते हैं, ठीक है जी। एंड दिस रिसर्च जाए अ सिंगल एक्सपेरिमेंट ग्रुप इज़ एक्सपोज टू अ ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि एक सिंगल शॉट केस है कि सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है हमारे पास, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं और फिर उस ट्रीटमेंट के बाद हम उसके ऊपर इफ़ेक्ट उसका देखते हैं। देयर इज़ नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड नो कंट्रोल ग्रुप एट ऑल। तो अब इसके अंदर दोनों चीज़ें नहीं हैं। इसके अंदर हमने इंटरवेंशन किया, थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, इफेक्ट हमने देख लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिया। इसके अंदर ना तो हमारे पास रैंडम असाइनमेंट है, ना हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। तो ये हमारे पास वन शॉट केस डिज़ाइन है। अच्छा, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन।
अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है कि एक ग्रुप का जैसे नाम से प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेयर ओनली द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द स्टडी सब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही हम लेते हैं एज अ स्टडी सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने लिया, एक ग्रुप हमने लिया, उसके अंदर हमने प्री टेस्ट किया, इंटरवेंशन दिया, पोस्ट टेस्ट लिया। ठीक है जी, कंट्रोल ग्रुप हमारे पास कोई नहीं। अब प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट टू द सेलेक्टेड ग्रुप। हम देखते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई इफेक्ट इम्पैक्ट है, वो हम देखते हैं पहले कि है हमारे पास, नहीं है, कितने इंटेंसिटी के साथ है हमारे पास एक आउटकम वेरिएबल। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने प्री टेस्ट किया, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं या इम्प्लीमेंटेशन देते हैं उस सेलेक्टेड ग्रुप को। The treatment is administered and finally a post-test observation of dependent variable is carried out to assess the effect of treatment on that group। और आखिर में हम क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी, टू असेस द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द ग्रुप, ताकि उस ट्रीटमेंट का या उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का उस ग्रुप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। Some researchers also argue this design is सब टाइप ऑफ quasi एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। कुछ रिसर्चर्स को एक सब टाइप ऑफ quasi एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर जो है प्री टेस्ट भी लेते हैं, इंटरवेंशन देते हैं और पोस्ट टेस्ट लेते हैं। हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ बोथ रैंडमाइजेशन इन कंट्रोल ग्रुप, हम कहते हैं कि जी quasi एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर या तो हमारे पास कंट्रोल होगा ओवर द वेरिएबल्स, या कंट्रोल ग्रुप होगा, या हमारे पास रैंडमाइजेशन होगी, उनमें से कोई एक मिसिंग होगा। लेकिन जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसके अंदर नेदर हमारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल ग्रुप नहीं है, और रैंडमाइजेशन भी नहीं है। तो दोनों इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जस्ट इंटरवेंशन है, और उसके अंदर हम फिर आप अपना जो है इफ़ेक्ट या आउटकम वेरिएबल को देखते हैं। तो दैट्स वाई इसको प्री एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, या फिर कभी कभार उसको कहते हैं कि सब टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, लेकिन ये हमारे पास क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। दिस डिज़ाइन एथिकली कैन नॉट बी प्लेस अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि हम कहते हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास एक एस्पेक्ट मिसिंग है, या तो रेंडमाइजेशन मिसिंग है या फिर हमारे पास कंट्रोल मिसिंग है। लेकिन इसके अंदर दोनों मिसिंग है, तो एथिकली हम इसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन नहीं कह सकते। अच्छा जी, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों के क्वेश्चंस है तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, और फिर आप लोग जो भी क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली उसकी क्लैरिफिकेशन दूंगा। और फिर इसके जो फर्दर आगे हमारे इंशाल्लाह जो इसके जो और कंपोनेंट्स है वो भी आगे हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।